नमस्कार साथियों। आज हम यूपी पीजीटी बायोलॉजी 2010 के पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्रिका का संबंध किसके संश्लेषण से है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। जो केंद्रिका होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, न्यूक्लियोलस का जो संबंध होता है राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए के विस्तार एवं राइबोसोम के संश्लेषण से होता है, इसलिए इसे राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। जो आरआरएनए होता है जिसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है, राइबोसोम पर लगा रहता है और प्रोटीन के बनने में विशेष रूप से सहायता करता है। राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए सेल के टोटल आरएनए का 80% होता है। सेल के अंदर जितना आरएनए होता है उस टोटल आरएनए का 80% होता है कौन? राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए। यह न्यूक्लियोलस में डीएनए से उत्पन्न होता है। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका के अंदर यह डीएनए से उत्पन्न होता है। यह तीनों प्रकार के आरएनए में यह सबसे अधिक समय तक क्रियाशील रहने वाला आरएनए होता है। जो तीनों प्रकार का आरएनए होता है जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, तो जो आरआरएनए होता है तीनों प्रकार के आरएनए में सबसे अधिक क्रियाशील रहता है, ये सबसे अधिक एक्टिव रहता है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइबोसोमल आरएनए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद इसमें दिया गया है ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए को सॉल्युबल आरआरएस आरएनए कहा जाता है। टीआरएनए को सॉल्युबल आरआरएस आरएनए, आरआर एडेप्टिव आरएनए कहा जाता है। यह अमीनो एसिड को राइबोसोम पर लाते हैं, जहां वास्तव में प्रोटीन का निर्माण होता है, यह प्रोटीन बनती है, वहां पर क्या करते हैं, अमीनो एसिड को राइबोसोम पर लाते हैं और यह कुल आरएनए का 10 से 20% होता है। टोटल जो आरएनए होता है उसका 10 से 20% भाग टीआरएनए होता है। इसके बाद इसमें मैसेंजर आरएनए दिया गया ऑप्शन नंबर 3 पर एमआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए एमआरएनए, यह आरएनए कह सकते हैं डीएनए के द्वारा बनकर न्यूक्लियोलस से बाहर सेल साइटोप्लाज्म में आ जाता है। सेल साइटोप्लाज्म में आ जाता है और न्यूक्लियस से आदेश लेकर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को बनाता है। यह सेल के टोटल आरएनए का 3 से 5% होता है। अगला ऑप्शन इसमें डीएनए दिया गया है। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। डीएनए जो होता है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। यह अधिकतर न्यूक्लियस में पाया जाता है और थोड़ी बहुत मात्रा में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, राइबोसोमल आरएनए अथवा आरआरएनए। तो अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन हमारा, रेफाइड्स किसके बने होते हैं। और रेफाइड्स किसके बने होते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि रेफाइड्स होता क्या है। रेफाइड्स कह सकते हैं शार्प नीडल के जैसी संरचना वाली कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने क्रिस्टल्स होते हैं। रेफाइड्स क्या होता है? शार्प नीडल यानी नुकीली सुई के जैसी संरचना वाले कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने क्रिस्टल्स होते हैं। यह कुछ पौधों के विभिन्न प्रकार के टिश्यूज में पाए जाते हैं, जैसे पत्तियों में, रूट्स में, शूट्स में, फ्रूट में, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि रेफाइड्स किसके बने होते हैं, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरक जीन में 9:13
3:1 अनुपात किस में रूपांतरित होता है? पूरक जीन को कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहा जाता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन होता है वो दोनों प्रकार के फ्लावर यानी बैंगनी फ्लावर और सफ़ेद फ्लावर में F2 जनरेशन में 9:7 के अनुपात में प्रदर्शित होता है। 9:7 के अनुपात में प्रदर्शित होता है। यह डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो का जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो होता है, जिसको 9:3:3:1 का कह सकते हैं परिवर्तित या मॉडिफाइड रूप होता है। ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो का परिवर्तित रूप होता है। और ये कह सकते हैं इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है। जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है। चलिए हम इसमें देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हम पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 एपिस्टैसिस क्या होता है। कह सकते हैं एपिस्टैसिस में जब एक एलीली जोड़ी का कोई जीन दूसरी एलीली जोड़ी के किसी जीन के प्रभाव को रोक देता है। जब एक एलीली जोड़ी का कोई जीन दूसरी एलीली जोड़ी के किसी जीन के प्रभाव को रोक देता है तो यह घटना एपिस्टैसिस कहलाती है। प्रभावशाली जीन को एपिस्टैटिक तथा प्रभावी जीन को हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। तो ये तो एपिस्टैसिस है, मतलब ये कहा जा रहा है एक जीन जो है दूसरे जीन के प्रभाव को क्या कर देता है, रोक देता है, प्रदर्शित नहीं होने देता है, तो यह एपिस्टैसिस कहलाती है। इसमें अगला जो ऑप्शन है कोडोमिनेंस को आप सह प्रभाविता कह सकते हैं। इसमें क्या होता है जब दो होमोजाइगोट्स या होमोयुग्मनज के दोनों फिनोटाइप्स को व्यक्त किया जाता है तो इसको कोडोमिनेंस कहा जाता है। और इसको बोथ फिनोटाइप्स ऑफ द टू होमोजाइगोट्स आर एक्सप्रेस्ड, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जब दो होमोजाइगोट्स के दोनों फिनोटाइप एक साथ अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं तो इसी को कोडोमिनेंस कहा जाता है। तो कोडोमिनेंस क्या होता है जब दो होमोजाइगोट्स के दोनों फिनोटाइप कहने का मतलब बैंगनी और सफ़ेद दोनों जो फिनोटाइप हैं एक साथ अगली पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं तो इसी को कोडोमिनेंस कहा जाता है। कोडोमिनेंस या कह सकते हैं सह प्रभाविता कहा जाता है। इसमें जो अगला ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कंडीशन में कह सकते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन इंडिविजुअल्स होमोजाइगस फॉर द एलील्स, और इसको कह सकते हैं टू एलील्स आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट इफ द हेटेरोजाइगोट्स have a phenotypic intermediate between the two homozygotes। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है अगर दो ऐसे पौधे जो लाल और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे हैं अगर इनका आपस में क्रॉस करवाया जाता है तब इस कंडीशन में जो F1 जनरेशन में पौधे उत्पन्न होंगे वो ना तो प्रॉपरली लाल होंगे और ना ही प्रॉपरली सफ़ेद पुष्प वाले पौधे होंगे, बल्कि दोनों के बीच वाले होंगे, गुलाबी किस्म के फूल वाले पौधे उत्पन्न होंगे। तो इस परिघटना को अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। इसमें अगला है पूरक फैक्टर, इसको कम्प्लीमेंट्री फैक्टर कहा जाता है। तो हम देख लेते हैं कम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होता है। फैक्टर्स दैट इंडिविजुअली हैव similar phenotypic effect but when appears together cause a different effect। तो इसको हम कम्प्लीमेंट्री फैक्टर बोलते हैं। इसमें क्या होता है फैक्टर जो होता है वो इंडिविजुअली जो है या व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं समान फिनोटिपिक इफेक्ट को प्रदर्शित करता है, लेकिन जब दोनों साथ में होते हैं तो एक भिन्न प्रभाव डालते हैं।
भिन्न कह सकते हैं प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, तो इसी को कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही ऑप्शन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? देखिए नाइट्रोजिनेज क्या है? नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है, यानी जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज में आयरन और मोलिब्डेनम दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं। जो आयरन होता है और मोलिब्डेनम होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, आयरन तो है नहीं, लेकिन मोलिब्डेनम ऑप्शन नंबर 2 पर दिया गया है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? इन नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है, उसका घटक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम के अलावा जो आयरन होता है, ये भी नाइट्रोजिनेज एंजाइम में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा एक C4 पौधा है? कौन सा एक C4 पौधा है? तो पहले हम C4 पौधा क्या होता है, पहले हम इसी को जान लेते हैं, ऑप्शन की बात बाद में करते हैं। तो जो C4 पौधा होता है, यानी जो C4 प्लांट इसको कहा जाता है, जिन पौधों में केवल हैच और स्लैक चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है और 4 कार्बन वाला पदार्थ ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, उसे C4 प्लांट कहते हैं या C4 पौधा कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधे आते हैं, एक बीजपत्री पौधे आते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 मक्का। ये क्या है? ये C4 प्लांट है। इसमें कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के द्वारा 4 कार्बन वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बनता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? C4 प्लांट कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से एक बीजपत्री पौधे आते हैं और जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 पर दिया गया है मक्का या मेज जिसको कहा जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं जो शुगर केन है, सॉरगम है, पेनिसिकम है, पेनिसेटम है, एमरंथस है, ये सभी C4 प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एक होता है C3 प्लांट। तो C3 प्लांट हम किन पौधों को बोलते हैं? जिन पौधों में केवल केल्विन चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है और 3 कार्बन वाला पदार्थ फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, उसे C3 प्लांट कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से डाइकाट प्लांट आते हैं। तो जितने प्लांट दिए गए हैं मक्का को छोड़कर, सभी इसमें क्या है? C3 प्लांट हैं। सिर्फ और सिर्फ मक्का जो है इसमें क्या है? C4 प्लांट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन एक स्ट्रेस हार्मोन है? तो इसमें 4 दिया गया है, 2,4-D, ABA, IBA, IAA। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ABA है, ABA को एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। ABA को एब्सिसिक एसिड कहा जाता है और एब्सिसिक एसिड को ही स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। और जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, इसका निर्माण कह सकते हैं जब परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं, तब प्रतिकूल परिस्थितियों में इसका निर्माण पौधों में होता है। जैसे ड्राट होता है, सूखा होता है, जल की कमी हो जाती है, या अदर कह सकते हैं एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है। तो इन कंडीशन में क्या होता है? इस हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, इस हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिसको एब्सिसिक एसिड कहा जाता है और इसी एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, स्ट्रेस हार्मोन,
ये एब्सिसिक एसिड है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें जो 2,4-D दिया गया है, ये क्या होता है? 2,4-D कह सकते हैं एक टाइप का खरपतवारनाशी होता है, एक टाइप का हर्बिसाइड होता है, जिसका प्रयोग कह सकते हैं वीड के डिस्ट्रक्शन में किया जाता है। खरपतवार को नष्ट करने में, खेत में ही खरपतवार को नष्ट करने में यूज किया जाता है। इसके अलावा IBA, जिसको इंडोल ब्यूटारिक एसिड कहा जाता है, एक टाइप का सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा IAA, जिसको इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है, ये नेचुरल ऑक्सीजन होता है, जो पौधों में ग्रोथ के लिए, प्लांट में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं IBA एंड IAA, ये दोनों ही ऑक्सीजन्स होते हैं। IBA क्या होता है? सिंथेटिक ऑक्सीजन होता है, जबकि IAA जो होता है ये नेचुरल ऑक्सीजन्स होता है। ये पौधों में स्वतः ही प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण पौधों में वृद्धि होती है। तो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारा ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, दीप्तकालिता फोटो पीरियडिज्म शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है, गार्नर एवं मेलार्ड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। गार्नर एवं मेलार्ड के द्वारा कह सकते हैं फोटो पीरियडिज्म शब्द का प्रयोग 1920 ईस्वी में किया गया था, और इसका अध्ययन मैरीलैंड मैमोथ में किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा इडैफिक कारक का संबंध है। इडैफिक कारक जो होता है, इडैफिक जो फैक्टर होता है, इसका संबंध किससे होता है? तो इडैफिक फैक्टर का जो संबंध होता है वो कह सकते हैं सॉइल से होता है, मृदा से होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 है, सॉइल, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कह सकते हैं इडैफिक फैक्टर का जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो सॉइल से होता है, मृदा से होता है, मिट्टी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के सर्वोत्तम सूचक होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के जो बेस्ट इंडिकेटर होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ब्रायोफाइट्स, शैवाल, फर्न्स, लाइकेन्स। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के सर्वोत्तम सूचक होते हैं वो लाइकेन्स होते हैं। तो लाइकेन ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 4 लाइकेन्स। कह सकते हैं जब सराउंडिंग इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है या सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण बढ़ जाता है, तो जो लाइकेन्स होते हैं ये कम्प्लीटली या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।